नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज भी हम उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। हम आपको दिखाएंगे कि हुड्डा के पुराने गढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैसे हुंकार भर रहे थे। हम आपको बताएंगे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस वापसी से कांग्रेस को फायदा होने वाला है या फिर वहां पर गुटबाजी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बात जेजेपी की करेंगे, क्योंकि जेजेपी में लगातार बड़े बड़े नेताओं का इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि जेजेपी और इनेलो क्या आपस में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और इसका आधार क्या हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका की जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी। तो कोर्ट में आज इस पूरे मसले पर क्या रहा, इससे आपको अपडेट करवाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको अब जो बिग न्यूज़ बिग शो की शुरुआत में बताने जा रहे हैं वो बता रहे हैं नरेंद्र मोदी के पीलीभीत दौरे की बात। आज वहाँ पर एक रैली का आयोजन किया गया। सभी दलों की तरह भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रचार में जुटी है और प्रधानमंत्री ने इसकी कमान संभाल रखी है। वे लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में जब वो पीलीभीत पहुंचे तो उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, अपनी उपलब्धियां गिनाई और राम मंदिर की बात भी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसी भी कीमत पर राम मंदिर ना बने इसको लेकर एकजुट दिखाई देता था, लेकिन जनता ने पाई पाई जोड़कर इस भव्य मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दिया। हम आपको ये भी बता देते हैं कि पीलीभीत की सीट इतनी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वरुण गांधी हुआ करते थे, जिनकी टिकट अब जतिन प्रसाद को दी गई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट सुर्खियों में है। बीजेपी पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर यहां से यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतार चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में रैलियां कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं और इस कड़ी में उन्होंने मंगलवार को पीलीभीत की सीट चुनी। यहां रैली कर प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया और विपक्ष पर हमला बोला। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए महागठबंधन को घेरा और कांग्रेस पर मंदिर ना बनने की जिद करने का आरोप लगाया। साथियों, सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन को भारत की विरासत की परवाह भी नहीं है। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। हमारे कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपनी सरकार समर्पित कर दी। देश के हर परिवार ने अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से योगदान दिया। पीलीभीत वालों ने भी एक विशाल बांसुरी अयोध्या को भेंट की। लेकिन साथियों, इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत की जनसभा के मंच से केंद्र और यूपी सरकार की नीतियों से लोगों को रूबरू करवाया। उन्होंने रैली में पीलीभीत सीट से जितिन प्रसाद, बरेली सीट से छत्रपाल गंगवार सहित
रुहेलखंड की अन्य सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील लोगों से की। दुनिया की सबसे बड़ी योजना भी शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत देश में लाखों नए गोदाम बनाए जा रहे हैं। इसका भी लाभ पीलीभीत के किसानों को मिलने वाला है। आने वाले 5 वर्षों में हम ड्रोन से खेती का नया विस्तार देखेंगे। हमारे युवा ड्रोन बनाएंगे और गांव की हमारी माताएं बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। गांव-गांव में 3 करोड़ महिलाएं ये हमारी लखपति दीदी बनेगी और ये मोदी की गारंटी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता के लिए जिंदगी खपा दी। सरदार पटेल ने देश को एक किया और विपक्ष उनका बहिष्कार करता है। पीएम ने हमला बोलते हुए कहा कि भारत को बांटने की साजिश में जुटे इंडी गठबंधन से और कोई उम्मीद नहीं कर सकते। कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को देश की महान विभूतियों का अपमान करने में भी संकोच नहीं होता। कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस देश के महापुरुष जिसने देश की एकता के लिए अपनी जिंदगी खपा दी, उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू। लेकिन कांग्रेस सपा वालों को वहां जाकर के सरदार साहब को सम्मान करने का उनको मन नहीं करता है। ये लोग विदेशों में तो जाकर के घूम करके आते हैं, लेकिन अपने ही देश के सरदार पटेल की प्रतिमा का दर्शन नहीं करते। काबिले गौर है कि केंद्र की सत्ता पर तीसरी बार कब्जा करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और प्रधानमंत्री मोदी भी जी जान से जुटे हुए हैं। हालांकि इस बार देश की जनता किसके हाथों में कमान सौंपती है, ये 4 जून को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। नरेंद्र मोदी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का बेड़ा पार करने की जुगत में है। वहीं पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें तो वो हरियाणा में मोर्चा संभाले हुए हैं। लगातार वो भी अलग अलग उम्मीदवारों के लिए रैली में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में हुड्डा के गढ़ माने जाने वाले रोहतक में नायब सैनी ने एक रैली की। उन्होंने न केवल विपक्ष पर हमला बोला और ये भी बताया कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक देश के ऐसे नेता हैं जो खुद गरीब परिवार से आते हैं और गरीबों का भला करना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि सन 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को अरविंद शर्मा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, हरा दिया था। और इस तरीके से हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की थी। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। हर तरफ रैलियों का शोर सुनाई दे रहा है। इसी कड़ी में रोहतक के महम में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने दावा किया कि 2014 से पहले विकास नहीं था। मोदी सरकार गरीबों को मजबूत करती है, लेकिन कांग्रेस इस बात का विरोध करती है। भाइयों, जब गरीब के बारे में चिंता होती है तो सबसे ज्यादा पीड़ा वो कांग्रेस के नेताओं को होती है। ये गरीब व्यक्ति को क्यों मजबूत कर रहे हैं,
इन्होंने तो आज तक वोट ही लेने का काम किया है गरीब व्यक्ति की, परंतु उसके लिए कोई भी सुविधा उन तक पहुंचाने में ये लोग नाकाम रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी। आज 5 वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख रुपए का अधिकार वो गरीब व्यक्ति को दिया है। आज ये लोग भाइयों इस प्रकार की बातें करते हैं। हमें इस बात को लेकर के भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये यही सरकार है जो गरीब की चिंता करती है, जो किसान की चिंता करती है, भाइयों जो महिला की चिंता करती है, जो युवा की चिंता करती है और जो देश के भाइयों गरीब की चिंता करती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी यही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल उठाए और कहा कि न्याय की बात करने वालों ने जनता को न्याय नहीं दिया। जो लोग आज भाइयों लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं, अब न्याय जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, भाइयों आज न्याय की बात करते हैं, परंतु अपना कार्यकाल भूल जाते हैं कि न्याय हमारे कार्यकाल में लोगों को नहीं मिलता था। ये कांग्रेस के लोग भूल जाते हैं। भाइयों आप लोगों को भी याद है, मुझे भी याद है, जो आजकल ये न्याय की बात कर रहे हैं, इन्हीं के समय के अंदर अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था तो 3 दिन तक हमारे भाइयों को माताओं को लाइन में लगना पड़ता था। वहीं हिसार जिले के उकलाना अनाज मंडी में भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रैली की। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 55 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा है। और 55 साल तक जो देश के ऊपर काबिज रहे हैं, देश के लोगों को अपमान सहना करना पड़ा है, देश के साथ अन्याय हुआ है, ये आज अन्याय की बात करते हैं। अरे देश भूला नहीं है। अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3-3 दिन तक मेरे देश के लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। न्याय तो नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने वो न्याय दिया है कि उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की, जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर आज तक नहीं पहुंचा था। भाई है इस बार का लोकसभा चुनाव कुछ सीटों पर दिलचस्प होने वाला है। ऐसी ही एक सीट है हरियाणा के रोहतक की, जो 2019 से पहले भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ मानी जाती रही है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस सीट पर पहली बार जीत मिली थी और इस बार फिर बीजेपी जीत दोहराने के इरादे से उतरी है। इसी तरह हिसार सीट पर भी मुकाबला रोचक होने वाला है। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज और हिसार से संदीप सैनी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं हरियाणा के एक कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की सियासत की। सियासत फिर बदली है। चौधरी बीरेंद्र सिंह 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद 4 दशक तक जिस पार्टी में रहे कांग्रेस में, वहां पर वापसी कर चुके हैं। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। 2014 में बीरेंद्र सिंह ने भाजपा का दामन थामा था, लेकिन अब उनका इससे मोह भंग हो गया है और वो अपने बेटे और पत्नी के साथ अब कांग्रेस में जा चुके हैं, कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। हरियाणा की कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर गुटबाजी हमेशा चरम पर रहती है। 10 सीटों की बात करें तो 10 के 10 सांसद खुद को कभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताते हैं तो कभी बड़ा मंत्री, और इस चीज़ को लेकर सिर्फ फुटबॉल हमेशा देखने को मिलती रही है। अब सवाल ये है कि चौधरी बीरेंद्र जैसे बड़े नेता वापस कांग्रेस में गए हैं, तो इसमें कांग्रेस को मजबूती मिलेगी या फिर कांग्रेस में एक और धड़ा तैयार हो जाएगा जो कांग्रेस की गुटबाजी को और हवा दे सकता है।
हरियाणा की सियासत के चौधरी अब फिर से कांग्रेसी हो गए हैं। मंगलवार को हरियाणा की सियासत में बदलाव उस वक्त हुआ जब चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ उनकी पत्नी प्रेमलता भी कांग्रेस में शामिल हो गयीं। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, उदय भान और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। इस मौके पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि घर वापसी के साथ ये विचारधारा की भी वापसी है कि मैं घर वापसी तो है ही, लेकिन विचारधारा की वापसी है। और विचारधारा की वापसी इसलिए, मैं कल मेरी धर्मपत्नी से कह रहा था, मैं कहा ये एक जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन मन गण, मैंने कहा इसका मतलब समझा। ये हिंदी में थोड़ी सी मेरे से ज्यादा तेज है, हाँ। और उसके आगे है अधिनायक, जन मन गण अधिनायक। इसका मतलब ये कि आजादी के बाद इस देश के कर्णधार, इस देश पे राज करने वाले राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि जनता है, प्रजा है इस देश पे राज करने वाली। कांग्रेस का दामन थामते वक्त बीरेंद्र सिंह ने हुड्डा और शैलजा से अपना रिश्ता भी बताया, साथ ही बीजेपी पर चुटकी भी ली। बीरेंद्र सिंह का कहना है कि उनके इस कुनबे ने मिलकर हरियाणा के लिए काफी काम किया है, इसलिए वो फिर साथ साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी बुआ का छोरा, हाँ, पूरा परिवार है। और हमारी बहन शैलजा, ये पालमा गांव हमारा गोती गांव है और यहीं से ये प्रभुवाड़ा गई हैं इनके बुजुर्ग। और जैसे मैंने बताया कि पूरा कुनबा, और अगर बीजेपी को कोई कटाक्ष करना पड़ेगा कल तो ये कहेंगे परिवारवाद, हाँ। यानी उसका परिवारवाद तो ये कि 140 करोड़ भी मेरा परिवारवाद। और हमने भाई बहन हैं, हमने हरियाणा की राजनीति में लोगों का साथ दिया है, लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। उधर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीरेंद्र सिंह की विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती थी, इसलिए वो दोबारा कांग्रेस में लौट आए। बीरेंद्र सिंह जी की घर वापसी हुई है। सभी से है, जो भी आता है कांग्रेस में घर वापसी में पार्टी मजबूत होती है। चुनावों पे कितना असर पड़ेगा, उन्होंने कहा कि विचारधारा की वापसी है। स्वागत है, तो विचारधारा बदल गई, अच्छी बात है। विचारधारा तो कांग्रेस की है देश के हित में। पीछे मुद्दे रहे, चाहे किसानों के रहे, विकास के रहे, अनेकों मुद्दे रहे हरियाणा में, तो इनकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती थी। और हमें मालूम था कि जिन कारणों से ये गए, लेकिन दिल तो इनका कांग्रेसी ही रहा। तो हमें खुशी है कि वापस अपने घर आ गए हैं और हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे और लोगों की आवाज़ को उठाएंगे। हरियाणा कांग्रेस बड़ी अच्छी बात है। वीरेंद्र सिंह जी तो हमारे अपने हैं और थोड़े दिन बाहर रहे, अब घर वापसी हो रही है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। काबिले गौर है कि करीब 40 साल तक कांग्रेस की राजनीति करने के बाद साल 2014 में बीरेंद्र सिंह पूरे परिवार समेत बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 2019 में उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी की टिकट पर हिसार से सांसद भी बने थे। अब 10 साल के बाद 2024 में पूरा परिवार फिर से कांग्रेस का हो गया है। हालांकि जब बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में थे, उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खुलेआम मुखालफत करते थे। अब जब बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में दोबारा लौट आए हैं, तो ये देखना होगा कि क्या आपसी तालमेल बना रहता है या फिर बीरेंद्र सिंह के आने से पार्टी में एक नया धड़ा पनप जाएगा। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्या समाचार। हरियाणा की सियासत में जेजेपी पार्टी की मुश्किलात लगातार बढ़ती जा रही हैं। चुनाव से पहले बड़े बड़े नेता इस पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। अजय चौटाला परिवार के सबसे करीबी माने जाते थे निशान सिंह, वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी से दे दिया।
इसके अलावा जोगीराम सिहाग ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ये जेजेपी की बात हुई, लेकिन अगर हम बात इनेलो की करें, अभय चौटाला, ओपी चौटाला इस पार्टी में हैं और अजय चौटाला के भाई हैं, तो अब ये उम्मीद है कि ये दोनों एक हो सकते हैं। ये सवाल जब अजय चौटाला से पूछा गया तो उन्होंने जवाब भी दिया था कि इसका निर्णय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लेंगे। अगर वो हमें बुलाते हैं अपना साथ देने के लिए तो हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगी और हम उनके पास चले जाएंगे। आइए देखते हैं क्या इस चुनाव में जेजेपी का इनेलो का मिलन संभव है। अगर नहीं तो उसमें कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं, इस रिपोर्ट के ज़रिए इस पर हम नज़र मारते हैं और आपको बताते हैं कि जेजेपी और इनेलो अगर इकट्ठी होती हैं तो हरियाणा की राजनीति में क्या नया रंग आ सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में जबरदस्त उठापटक चल रही है। चुनाव से ठीक पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। अब जननायक जनता पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। जो इस्तीफे का सिलसिला अजय चौटाला परिवार के सबसे करीबी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह से शुरू हुआ था, वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब पार्टी के एक मौजूदा विधायक ने पार्टी को अलविदा तो नहीं कहा, लेकिन पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हिसार के बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने सभी पदों से इस्तीफा दिया। सिहाग ने कहा, अभी पार्टी में बने रहेंगे, पद छोड़ रहे हैं, पार्टी नहीं। पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा ने भी जेजेपी को अलविदा कह दिया है। पूरे 4.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान नेताओं व जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई। सतविंदर सिंह। रतिया हलके से जेजेपी पार्टी की प्रदेश महिला सचिव ममता कटारिया ने पार्टी को कहा अलविदा। एक तरफ जेजेपी को बैक टू बैक झटके लग रहे हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला बेफिक्र हैं। उनका कहना है कि कौन आता है कौन जाता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राजनीतिक प्रक्रिया है, हर चुनाव के दौरान, हर चुनाव से पहले चलती रहती है। और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने सदैव पहली क्लास से शुरू किया और बीए तक पहुँचे। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन आया कौन गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे साथ आए, हमने प्रधानमंत्री बनाया, वो भी गए, उन्होंने चौधरी देवीलाल को निकाल दिया, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। अगले दिन हमने चंद्रशेखर को बना दिया। मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल की गवर्नमेंट को तोड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि मोरारजी तूने मेरी झोंपड़ी तोड़ी है, मैं तेरा महल जला दूंगा। जला दिया कि नहीं जला दिया। तो हम संघर्षशील आदमी हैं। चौधरी देवीलाल की नीतियों से सीखा हमने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया। चुनावी मौसम में अब एक नई संभावना उठ रही है। जेजेपी में भागम भाग को देखते हुए अजय चौटाला से ये सवाल पूछा गया कि क्या जेजेपी और इनेलो फिर से एक हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर ओम प्रकाश चौटाला चाहेंगे तो ये संभावना मुमकिन हो सकती है। तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है कि बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इनेलो नेता अभय चौटाला ने ऐसी किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। आज उस अजय सिंह को फिर इनेलो याद कैसे आ गई? आज वो फिर ये कैसे कहते हैं कि हमें बुलाए तो आज हम चले जाएं? उनको कहो कि तुम्हारे जो बोल थे, जो शब्द तुमने बोले थे, पहले उनको ध्यान दो कि क्या कहा था। तुम किस बेशर्मी पे चले गए थे, तुमने किस तरह से इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। अब जब तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब हो गया, अब जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, लोग तुम्हें घुसने नहीं देते, लोग तुम्हें इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं जिनको मैं भी अगर देखता हूँ सोशल मीडिया पे तो मुझे भी बहुत शर्म आती है। कहते हैं सियासत में सब कुछ मुमकिन होता है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सियासी संभावना चौटाला परिवार को करीब ला पाती है। चंडीगढ़ से रवि चंदेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
और आइए अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर एक याचिका दायर की। कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में जब इस याचिका को पेश किया गया तो कोर्ट ने कहा कि ये जो याचिका है इसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत का जिक्र नहीं है, बल्कि जो उनको गिरफ्तार किया गया है, जो उनको हिरासत में रखा गया है, इन चीज़ों को लेकर है। और कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार जब कोर्ट में पेश होते हैं तो सरकारी गवाहों पर टिप्पणी करते हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों पर टिप्पणी करना कोर्ट पर शक करने जैसा है। इस मामले में सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने ये सब कुछ कहा तो एक बात और सामने आई। कोर्ट ने कहा कि ये जो पूरा का पूरा माजरा चल रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, ये अरविंद केजरीवाल और केंद्र के बीच नहीं है। ये मामला केजरीवाल और ईडी के बीच है और किसी का भी ये विशेष अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट के दौरान जब याचिका की सुनवाई की जा रही हो तो अपनी टिप्पणी करे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने ईडी की ओर से गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनन सही। ये केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। वहीं अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। आज जो फैसला हाई कोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। इधर हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह से तार तार हो गया है। आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया। याद दिला दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 22 मार्च को ईडी ने निचली अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस समय मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। इसी के साथ बिग न्यूज़ बिग शो को अब विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज़ बिग शो के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ।